नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का। इस बार बहुकाल क्लास लेके आए हैं बायोलॉजी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। बायोलॉजी की सीरीज आप लोगों के लिए शुरुआत कर दी है हमने। जहाँ जहाँ बायोलॉजी आएगी, जीव विज्ञान आएगा, उसके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। यूपीएससी से लेकर आर्मी एनए तक का बच्चा इसको देख सकता है। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक क्या रहने वाला है। जीव विज्ञान की उपशाखाएं और जैव विज्ञान आज हमें पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। क्या क्वेश्चंस रहने वाले भी, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जंतु विज्ञान जियोलॉजी अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है बताओ। यानी जंतु विज्ञान में जियोलॉजी हम किसका अध्ययन करते हैं। केवल जीवित जीवों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो याद रखना भैया, इसमें जो हम अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों, किसका अध्ययन करने वाले हैं। तो याद रखना, इसमें जो अध्ययन करने वाले हम वो करेंगे जीवित जीवों और मृत जानवरों का। ठीक है प्यारे बच्चों, जीवित जीवों और मृत जानवरों का अध्ययन ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों। यही कहलाता है जीवित व मृत जानवरों का, दोनों का, है ना। जीवित व मृत जानवर, जीवित हो या मृत, दोनों जानवरों का क्या अध्ययन क्या कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, ठीक है। जीवित हो या मृत हो, दोनों का अध्ययन क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिला लीजिए। देखो मिलाते हैं, क्या है, एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है। अच्छा, पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है बताओ। वंशानुगति का क्या कहलाता है, पर्यावरण का कहलाता है, जीवाश्म का क्या कहलाता है। चलो भैया देखते हैं। चलो, पक्षी का क्या कहलाता है भैया, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। सुना होगा, पढ़ा भी होगा आपने। क्या कहलाता है, पक्षी का जो कहलाता है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो पहले का तीसरा बच्चा, पहले का तीसरा आंसर तो आ गया हमारा। ये कौन सा आंसर आ गया, आंसर तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ चुका है बी। अब मिलान कर लो। ऑर्निथोलॉजी कहलाता है वनस्पति, जो वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स होते हैं। पर्यावरण का क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, इकोलॉजी कहते हैं। और जीवाश्म का कहलाता है पैलियोलॉजी। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ। फ्रैंकोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या पेलिनोलॉजी। बताइए जल्दी से क्या आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो याद रखना, फूलों का जो अध्ययन है उसको कहते हैं प्यारे बच्चों एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको कहेंगे हम एंथोलॉजी कहेंगे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्लास है, क्या बोलेंगे उसको, एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, इकेथोलॉजी कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है, पैरा। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं, इकोथोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, पैरासिटोलॉजी कहते हैं या मेलोकोलॉजी कहते हैं। बताइए जल्दी से प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सारी की सारी क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जल्दी से जल्दी बताएं आप लोग कि भैया कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्लास है, तो याद रखना भैया, कीटों के जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे प्यारे बच्चों एंटीमोलॉजी। ठीक है, उसको बोलते हैं एंटीमोलॉजी। बी क्या आंसर है, आंसर रहेगा ये। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है बताओ। किसको क्या बोलते हैं, परिस्थिति विज्ञान, अनुवांशिकी, जाननिकी या वायरस विज्ञान। तो भैया उसको कहते हैं जाननिकी। जाननिकी के द्वारा ही जनसंख्या का, मानव समुदाय का आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, डेमोग्राफिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं भैया। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है, एथोलॉजी, एथोनोग्राफी, इथोलॉजी, एथिक्स कहलाता है। बताइए जल्दी से, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो याद रखना भैया, उसको बोलते हैं इथोनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों का वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसको इथोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग संस्कृतियों का जब वैज्ञानिक कंपैरिजन करते हैं तो उस अध्ययन को क्या कहते हैं,
इथोनोलॉजी कहते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? वायोनिक्स, वायोनोमिक्स, वायोनोलॉजी या बायोमेट्री? बताइए। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में क्या नाम दिया गया है? बताओ जल्दी से, क्या बोला जाता है इसको? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों। उसको बोलते हैं वायोनिक्स। क्या बोलते हैं? वायोनिक्स। जैव जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति और इन सब जब मशीनी जगत में इसका उपयोग होता है तो कहते हैं बायोनिक्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों उसको? बायोनिक्स। अच्छा, पहलियों वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं कौन? जंतु विज्ञान का, शैवाल का, फफूंदी का, या इनमें से कोई नहीं? पैलियोलॉजी वनस्पति के अध्ययन करते किसके? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई है, तो याद रखना इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आंसर ही है पैलियोग्राफी में क्या होगा? जब हम वनस्पति के अंतर्गत करते हैं तो इनमें से कोई ना तो वो जंतु वनस्पति है या शैवाल है या फफूंदी है, इनमें से प्यारे बच्चों कोई नहीं होता। ठीक है, जो पहली वनस्पति होती है ना वो पादप जीवाश्मों के अध्ययनों को कहते हैं ना, अभी हमने पढ़ा पादप जीवाश्म या जीवाश्म के अध्ययनों को कहते हैं, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? रेशम कीट पालन को कहते हैं क्या? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर? बताइए। बहुत प्यारा, सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना भैया। रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं उसको? सेरीकल्चर कहते हैं रेशम पालन। तो रेशम पालन क्या है बच्चों? रेशम कीट पालन है ना, तभी तो रेशम होगा। रेशम कीट पालन क्या है? सेरीकल्चर। अच्छा, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किस कारण? सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में या पिसिकल्चर में? तो बता दें मधुमक्खी, एपीकल्चर। मधुमक्खी का जो उपयोग है, मधुमक्खी से जो कृषि की जाती है उसको एपीकल्चर कहते हैं ना। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए, मिलाओ। अच्छा, जो फसलों की खेती है उसको क्या कहते हैं बताओ? फूलों की खेती को क्या कहते हैं? सब्जियों की खेती क्या कहते हैं? फलों की खेती को क्या कहते हैं? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, बताएं जल्दी से जल्दी। अच्छा, ये कह रहे हैं इनमें से एक गलत है और बाकी सही होंगे, तो बताओ कौन सा गलत है? चलो देखते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। फसलों की को एग्रोनॉमी कहते हैं, ये भी ठीक है प्यारे बच्चों। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, नहीं। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, ये भी ठीक है। क्योंकि जो ये ना हॉर्टिकल्चर, ये बागवानी है, इसमें फल वगैरह की खेती होती है ना प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये है। अपनी सब्जियों की क्या होती है? ओलेरिकल्चर होती है ना, पढ़ा है आपने। उसकी क्या होती है भाई? हॉर्टिकल्चर जो है ये किससे है? ये बागवानी का है। बागवानी और फल, बागवानी कृषि है, तो वेजिटेबल थोड़ी ना है ना प्यारे बच्चों। तो आंसर क्या है? ये गलत है। ये क्या है? बागवानी। अरे, तो बागवानी से है, याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, सब्जियों के लिए क्या होते हैं? ओलेरिकल्चर, ये होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना। इसका क्या था? मधुमक्खी। क्या बताया था मैं? देखो जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपीकल्चर बताया था ना, भूल जाते हैं आप। और रेशम का कीट क्या था? सेरीकल्चर था। चलो अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्या है? अगला, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन। अभी आया, देखो क्या है। अभी तो हमने बात की ओलेरिकल्चर। क्या बोलते हैं इसको? ओलेरिकल्चर। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं होगा, बाकी सब सुमेलित होंगे। तो बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं होगा, बाकी सुमेलित होगा। चलो देखते हैं। एपीकल्चर सहज से ठीक है। सेरीकल्चर सी क्या? वर्म यानी रेशम कीट से ठीक है। अच्छा, पिसिकल्चर लाखों, पिसिकल्चर तो मछली से होता है ना प्यारे बच्चों, मछली से होता है, मछली पालन से। पिसिकल्चर लाख का कीड़ा थोड़ी है, मछली पालन है। क्या है? मछली पालन से, ये तो है ना प्यारे बच्चों। तो ये तो मत्स्य पालन, मछली पालन, ये तो गलत है। हॉर्टिकल्चर फूल से, ये ठीक है। तो आंसर क्या प्यारे बच्चों? आंसर है तीसरा, ये गलत है। अच्छा, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? बताओ। इनमें से एक नहीं होगा, एक शब्द दूसरे का अर्थ दिया हुआ है। तो देखते हैं, इनमें से एक गलत होगा प्यारे बच्चों, बाकी क्या होंगे? बाकी बिल्कुल सही होगा। तो बता दीजिए, अर्थ की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहला है लिक्सोग्राफी दिया होगा आपको। शब्दकोश का संकलन होता है लिक्सोग्राफी, ऐसा आपने पढ़ा क्या? लिक्सोग्राफी शब्दकोश का संकलन या संयोजन, ये होता है क्या? सही है। अच्छा, ये तो सही है।
अच्छा सही तो पूछा है ये प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, इसमें सुमेलित सुमेलित पूछा है, तो पहला ही सुमेलित है। दूसरा अगर हम बात करें फिलोलॉजी, फिलोलॉजी जो है भाषा की संरचना से होता है, भाषा से रिलेटेड होता है, तो ये डाक दे, ये गलत है। एमेटोलॉजी क्या होता है? एमेटोलॉजी होता है कीटों के अध्ययन से, तो मानव शरीर का अध्ययन, ये भी गलत है। आइकोनोग्राफी क्या होता है? आइकोनोग्राफी होता है चित्रकला पेंटिंग वगैरह से होता है, और इसमें कीट पतंग, तो ये भी गलत है। तो पहला ही सही है प्यारे बच्चों, एक ही सुमेलित है ना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या, लिक्सोग्राफी किससे संबंधित है? तो शब्दकोश से, संयोजन से, अभी तो हमने बात की, तो वही तो क्वेश्चन है, बस पूछने की प्रकृति अलग है। विटिकल्चर के द्वारा निम्न में से कौन उत्पादित है? विटिकल्चर, तो बताओ। सिल्क, केंचुए, शहद, अंकुर, बहुत सिंपल और प्यारा क्वेश्चन। तो विटिकल्चर क्या होता है प्यारे बच्चों? अंगूर से। विटिकल्चर किससे होता है प्यारे बच्चों? विटिकल्चर होता है अंगूर से, अंगूर के उत्पादन से विटिकल्चर। अच्छा कीट संवर्धन क्या है बताओ? कीट संवर्धन किसको बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताया आप। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, जंतु के अध्ययन का विज्ञान है, मछलियों के अध्ययन का विज्ञान है, या कीटों को मारने का विज्ञान है। बताइए कीट संवर्धन क्या है? तो याद रखना कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान ही क्या कहलाता है भाई? कीटों का बढ़ना, कीटों की वृद्धि, तो वो कीट संवर्धन। तो लिखा देखो, कई बार ना उसके टर्म को भी पढ़ते तो आंसर आ जाता है, जैसे कीट संवर्धन, कीटों को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है क्या? टैप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, या अर्थवर्म। तो बताइए जो वर्मी कल्चर में यूज होता है ना उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं अर्थवर्म, अर्थवर्म होता है वो। क्या होता है? अर्थवर्म वर्मी कल्चर में। अच्छा जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन को कहते हैं? शिशु के, महिलाओं की त्वचा की बीमारी के, या वृद्ध के? तो जेरेंटोलॉजी किसको बोलते हैं? तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं भैया जीव विज्ञान की वो शाखा है जहाँ वृद्ध व्यक्तियों का बारे में स्टडी करते हैं, उसको जेरेंटोलॉजी। तो क्या बच्चों ठीक है, तो याद रखना, यानी वृद्धों की जो मांसपेशियाँ कम नहीं कर मतलब काम नहीं कर पाती हैं, मांसपेशियाँ वगैरह, उनसे रिलेटेड है, तो वृद्धों से रिलेटेड है जेनेटोलॉजी। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम है, जैव का विकास है, डीएनए संरचना है, आनुवांशिकता का विवरण है। तो जेनेटिक्स है क्या बताओ जल्दी से? तो जेनेटिक्स जो है ना प्यारे बच्चों, तो वो क्या है? आनुवांशिकता का विवरण है। जेनेटिक आनुवांशिकता ही तो होती है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन कर विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? आर्कोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, टेरोंटोलॉजी, या ऑर्थोलॉजी? तो बताइए, अभी तो मैंने बात की जेरोंटोलॉजी कहते हैं ना, वृद्ध अवस्था या काल पर प्रभाव विषय में जानकारी या उसका अध्ययन, तो क्या जेरोंटोलॉजी, ये प्यार ऊपर वाला सेकंड, क्या आंसर है? जेरोंटोलॉजी। अच्छा जी, वृद्ध होने की प्रक्रिया कहते हैं क्या कहते हैं? अभी वही क्वेश्चन बस हम बताना चाह रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि किस प्रकार क्वेश्चन घूमा जाता है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन बात करेंगे, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बताइए अस्थियों का अध्ययन यानी हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा करते हैं? ऑस्टियोलॉजी के द्वारा, ऑरोलॉजी के द्वारा, सेरोलॉजी के द्वारा, जियोलॉजी के द्वारा? तो बताए प्यारे बच्चों, तो जो हड्डियों का अध्ययन होता है वो किसके द्वारा होता है? अस्थियों का। तो भैया किसके द्वारा? ऑस्टियोलॉजी के द्वारा। तो ऑस्टियोलॉजी के द्वारा ही होता है अध्ययन, उसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। हड्डियों का, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। आंसर क्या प्यारे बच्चों? आंसर है ऑस्टियोलॉजी। अगले क्वेश्चन तरफ चले, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत है? वही ऑस्टियोलॉजी है ना प्यारे बच्चों। चलो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सांपों के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उस जानकारी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भैया सर्पेटोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? सर्पेटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, अंक की बिंदी है, सर्पेंटोलॉजी बोलते हैं ना, सर्पेंटोलॉजी। सर्पों के बारे में जानना सर्पेंटोलॉजी है ना भैया, सर्पेंटोलॉजी। अगला, सर्पों के बारे में जानकारी सर्पेंटोलॉजी। अगला, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। एक बेमेल को ज्ञात करें, मतलब इन चारों में से एक बिल्कुल अलग होगा, तीन एक जैसे होंगे। चलो देखते हैं इनमें से बेमेल कौन सा है, चलो देख लेते हैं, समझो। अच्छा एक है फिजियोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, वेक्टोलॉजी। अच्छा ये सब ना जीव विज्ञान से, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, लेकिन साइकोलॉजी मनोविज्ञान से है ना, साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है ना मेरे बच्चों, तो ये अलग होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स क्या है बताओ? मृदा विहीन पादप संवर्धन है, पादप में कलम लगाना है, सब्जियों का अध्ययन है, जल संरक्षण है। तो बताइए हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, किसको हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है? तो बताइए जल्दी से। तो भैया मतलब हाइड्रोपोनिक्स होता है कि जिसको एरोपोनिक्स भी बोलते हैं, तो
मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है, मृदा नहीं होती है उसमें, ठीक है, याद रखना। पादप पेड़ लगा देते हैं, मृदा भी नहीं लगा देते, क्या होंगे, या तो किसी दीवार पे लगा दिए जाएंगे, तो ऐसे करके लगते हैं। चलो अगला क्वेश्चन भैया, जैव विकास से क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे सारे, आप वीडियो को शेयर कर दो। कुछ क्वेश्चन हम जैव विकास से देखने वाले प्यारे बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। तो बताएं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो बताओ, यानी प्राचीन आदिम काल में पृथ्वी में नहीं थी, कौन सी गैस नहीं थी? मीथेन नहीं थी, अमोनिया नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तो बताइए भैया, प्राचीन काल में ऑक्सीजन नहीं थी, धीरे धीरे डेवलप हुई, ठीक है। तो प्राचीन बहुत समय पहले, प्राचीन पृथ्वी जब आदिम पृथ्वी थी, बहुत पुरानी पृथ्वी थी, तो तब ऑक्सीजन नहीं था। अगला क्वेश्चन, बाकी मीथेन भी था, अमोनिया भी था, कार्बन डाइऑक्साइड था, पैराचो ही नहीं था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग कब हुआ? बताओ, 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, या घने पुराने वर्ष पूर्व? देखो बहुत सारी चीजें लगी है, तो क्या आंसर था? वर्तमान के अनुसार पृथ्वी में जीव का, पृथ्वी पर कब से जीव का उद्गम देखा जाता है, बताइए आप लोग। तो याद रखना भैया, बहुत समय पूर्व, ये कितनी जीरो, 3 3 6 3 9, इतना टाइम। अब देख लेना आप क्या, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, युगलीना? तो बताइए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीलहरित शैवाल होता है भैया। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, याद रखना, ठीक है। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्रकृति वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? बताओ, डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है? जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, वो कहता है ओवर प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल होता है। डार्विन कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन होता है, बिल्कुल। एग्जिस्टेंस के लिए भैया, अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल होगा जरूर, और वेरिएशंस के लिए भी होगा, सही बात है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, भैया सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट भी होना पड़ेगा, तो भैया ठीक बात है, उसमें वातावरण मिलना भी पड़ेगा, एग्जिस्टेंस भी करना पड़ेगा, वेरिएशंस भी आएंगे, ओवर प्रोडक्शन भी होगा, तो भैया सभी के लिए डार्विनवाद जो कह रहे प्रकृतिवाद इन चारों चीज़ों पर, तीनों चीज़ों पर आधारित है। ओवर प्रोडक्शन पर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस पर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर, सब पर। अगला क्वेश्चन, पुस्तक भैया दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? बताओ, लीनियस ने, लेमार्क ने, मेंडल ने, डार्विन ने, या उपरोक्त में से किसी ने नहीं? तो याद रखना भैया, डार्विन की किताब है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो भैया ओरिजिन ऑफ किस, डार्विन की पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक भैया, चार्ल्स डार्विन ने लिखी, और ये इंग्लैंड के रहने वाले भी, याद रखना। इन्होंने सिद्धांत दिया विकासवाद का, थ्योरी अपने जो नेचुरल सिलेक्शन है इन्हीं की है। विकासवाद का सिद्धांत देखो, अभी हमने बात की, किसने? वही क्वेश्चन, डार्विन ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने दिया? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने, लेमार्क ने? तो बताइए, सबसे पहले जो जैव विकास का सिद्धांत दिया है वो लेमार्क ने दिया था, याद रखना भैया प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो दिया है वो किसने दिया है? तो याद रखना, वो दिया था लेमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने। अगला क्वेश्चन, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? हेक्सले ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, या ह्यूगो डी व्रीज ने? तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो याद रखना, ह्यूगो डी व्रीज ने। तो उत्परिवर्तन को, विकासवाद नहीं, इन्होंने विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। किसने दिया प्यारे बच्चों? इसका प्रतिपादन किया है ह्यूगो डी व्रीज ने। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। इन्होंने, ये भी इंग्लैंड के ही रहने वाले व्यक्ति हैं, कौन? ह्यूगो डी व्रीज। और ये कहते हैं नई जाति की उत्पत्ति ना अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी भिन्नताओं के कारण होती है। मतलब कहते हैं एकदम से ही क्या होगा कि ये सारी जाति एक बार में पैदा हो जाती है जो बड़ी बड़ी है। और ठीक है, जैसे जैसे जाति का पहला सदस्य अगली जाति का अलग दिखाई देगा, तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन जरूर होता है। तो परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? अभी हमने पढ़ा, डी व्रीज ने। तो क्या आंसर है प्यारे बच्चों? डी व्रीज। किसने? डी व्रीज ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने।
ठीक है भैया, 2 बज के अब लगाओ पहले का, चौथा, तीसरा, तो भैया यहाँ 2 आ गए। तो और देख लेते हैं क्या आंसर है। चलो ये 3, तो आंसर तो ये आ गया ना पहला, क्योंकि तीसरे का पहला है। जीन एवं जो जेनेटिक्स है वो किसमें, बिडरल टेटम के हैं वो, तो आंसर तो ये प्यारे बच्चों। ऑपरेशन अवधारणा किसने दी है, वो दिए जैकब और मोनेट ने। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों, शेयर कर दो। देखो गला खराब है, तबीयत खराब, तब भी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आपका भी दायित्व बनता है आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण। तो बताइए विकास का मुख्य कारक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताएं। विकास का मुख्य कारक है क्या, तो विकास का मुख्य कारक है भैया प्राकृतिक वर्ण। ये भैया प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण है ना, प्राकृतिक वर्ण। तो याद रखना विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण। अगला क्वेश्चन, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया गया। तो बताओ किसने कहा है, किसके सिद्धांत से ये सांपों के अंग लोप हो गए, जैसे पैर वगैरह। तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, ये भैया जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करेंगे वो विकसित होता है, और जिसका उपयोग करना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। भारत के जैसे जिराफ की गर्दन ज़्यादा यूज करता है, लंबी हो गई, और सांप अपने पैर वालों का यूज नहीं किया तो लुप्त हो गए। भारत के विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई, चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। तो बताइए, तो याद रखना चीता, चीता के बारे में कहा जाता है, बिल्ली की प्रजाति है जो विशाल बिल्ली की जो हाल ही में विलुप्त हो गई। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है, जावा मनुष्य, क्रोमैग्नान मनुष्य मानुस, नियनथेंडर मानुस, पैकिंग मानुस। तो याद रखना भैया वो है क्रोमैग्नन मानुष, मानव के हाल ही का क्या ये पूर्वज है। सब डेनिस ओवन कभी कभी समाचार माध्यमों से संदर्भ में आता है, तो ये डेनिस ओवन है क्या, बताओ क्या है प्यारे बच्चों, डेनिस ओवन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेनिस ओवन जो है प्यारे बच्चों एक आदि मानव की स्पीसीज है, ये है ना, एक आदि मानव की जाति है ये। तो डेनिस ओवन क्या है, आदि मानव की एक प्रजाति है। आर्क्योपेरेटिक्स क्या है, बताओ क्या है आर्क्योपेरेटिक्स, किसको आर्क्योपेरेटिक्स कहा जाता है। तो याद रखना आर्क्योपेरेटिक्स जोरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। क्या भैया, जोरेसिक युग का सब पुरातन पक्षी है आर्क्योपेरेटिक्स। अगला, आर्क्योपेरेटिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है, तो बताएं आर्क्योपेरेटिक्स किन वर्णों के बीच की योजक कड़ी है। तो जोरासिक युग की सर्व पुरातन पक्षी तो है, ये तो मैंने बताया। तो क्या भैया सरीसृप पक्षी के बीच की कड़ी है, सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी। अगला क्वेश्चन, मेमत का पूर्वज कौन, मेमत पूर्वज है किसका, भैया मेमत पूर्वज हाथी का है ना प्यारे बच्चों, मेमत किसका पूर्वज है, हाथी का पूर्वज है ना। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवों का विकास डोल्यूशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो बताओ जल्दी से, इसमें से कौन सा सही रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। तो जीवों का अगर विकास की बात करें तो सबसे पहले सैलामेंडर आया, फिर अजगर, फिर कंगारू। तो आंसर ये है प्यारे बच्चों, जीवों के विकास या डिवोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो सही क्रम पहले सैलामेंडर आया, फिर अजगर आया, फिर आया भैया कंगारू। प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास भैया। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें। ज्योग्राफी क्लास बिल्कुल शुरू हो गई है, बहुत सॉरी बायोलॉजी क्लास हमारी शुरू है, ज्योग्राफी तो हम पहले पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी क्लास हमने फिर से शुरू कर दी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भैया। और क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रीवियस ईयर के माध्यम से सारी हम बायोलॉजी करवा देंगे, और आप इनको जरूर देखें, आपके सिलेक्शन में निश्चित ही मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।